हिंद साथियों, आप अगर एसएससी जीडी का अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है और आपके पास अभी थोड़ा समय बाकी है, कुछ दिन बाकी है या कुछ घंटे बाकी हैं, तो ऐसे साथियों एक्सपेक्टेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। अगर आप इन सवालों को देखकर चले जाएंगे तो मेरा मानना है आपका पेपर बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जीके है और जीके के साथियों ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लेकर आ गया हूं पिछली सभी शिफ्ट पर आधारित, यानी कि पिछली शिफ्ट में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो तो अब दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब साथियों उसी टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो मैं कहूंगा अपनी परीक्षा से जस्ट पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस सब वीडियो के सभी सवालों को घोल कर पी जाइएगा, आपका पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। पहला सवाल कह रहे कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ये आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि जो ओमान की खाड़ी है और जो लाल सागर है ये निम्न महासागर का हिस्सा है, यानी कि ये किस महासागर का हिस्सा है? तो ये तो हिंद महासागर का हिस्सा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? मुझे बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, यानी कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था जनगणना 2011 के अनुसार। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो अगर बात करते हैं साथियों 1510 ईस्वी की बात है, 1510 में साथियों पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए अब आपके पास समय बहुत कम है और अब आपको सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना चाहिए, परीक्षा वाला कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ समय है तो मैं कहूंगा इस समय को अच्छे तरीके से व्यतीत कीजिए, जो सही चीजें परीक्षा में आए उनको पढ़िए। तो इसी क्रम में आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है, एग्जाम से जस्ट पहले पीडीएफ ये तैयार की जाती है। इसमें साथियों आपको एसएससी जीडी के क्या 10 पेपर दिए जाएंगे, यानी कि जैसे पेपर आ रहे हैं ना उसी पर आधारित 10 पेपरों का आपके सोल्यूशन दिया जा रहा है। इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन पढ़ना है, सब सोल्यूशन के साथ होगा, हल सहित होगा सब। रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ना है, हिंदी के, जीके के, देखिएगा कितना क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी जो आपको एक तरीके से पीडीएफ दी जा रही ना, इसमें साथियों एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन में से साथियों लगभग 50% पेपर बनाए जाते हैं, तो ये भी आपका कवर हो गया। उसके अलावा करंट अफेयर की बहुत डिमांड थी साथियों, तो करंट अफेयर के लिए 1000 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं साथियों। जो भी 5 से 6 सवाल आएंगे वो इन्हीं 1000 क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है, नहीं 100 नहीं 200, सिर्फ 45 रुपए, ताकि हर बच्चा इस पीडीएफ को पढ़कर अपना एग्जाम पास कर जाए। तो कैसे आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं? या तो साथियों देखिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन ऐप, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी 2024 की, एसएससी जीडी 2025 की पीडीएफ, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। वरना टारगेट सिलेक्शन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से भी साथियों आप ये पीडीएफ ले सकते हैं पेमेंट करके। वहां 49 का पेमेंट होगा, यहां सिर्फ 45 का पेमेंट होगा। चलिए, तो अब अगर बात करें साथियों, कह रहे कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों हीलियम का उपयोग किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो 1930 में हुआ था। क्या प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था? अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जारवा गर्त है? तो मैं कहूंगा हिंद महासागर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल करके भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 21 की बात चल रही है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत ही सभी लोगों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखिए कह रही भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो साथियों 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख है। उसके बाद देखिए कह रही जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा
अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए थायराइड ग्रंथि की यहां पर बात चल रही है। यानी कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में माना जाता है? तो ये तो साथियों एक तरीके से ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है साथियों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो यह पंजाब के द्वारा मनाया जाता है शहीदी सभा त्योहार। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि बाणभट्ट ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखी। मतलब किसकी जीवनी लिखी? हर्षवर्धन की, समुद्रगुप्त की या अशोक की? तो मैं कहूंगा बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सुधा मूर्ति की बात चल रही है। सुधा मूर्ति आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होते जा रहे हैं और जब आप अपनी शिफ्ट में इन सवालों को देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मेहनत अदा हो जाएगी। कह रहे हैं साथियों किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो आपको यहां पर याद रखना है जो पिट्टी द्वीप है ना, पिट्टी द्वीप, तो भारत में निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो आपको इतनी बात साथियों ध्यान रखना है, भारत में किस निर्जन द्वीप में? तो भारत में जो पिट्टी निर्जन द्वीप है यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है? तो असम में जो चाय जनजाति है, इस चाय जनजाति के द्वारा झुमुर नृत्य किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य किया जाता है साथियों? झुमुर लोक नृत्य किया जाता है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं कर सकते तो मेरा मानना है कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जब वीडियो को लाइक करेंगे, मेहनत करने का जुनून आपके ऊपर आएगा, मेहनत करने का जुनून आपके ऊपर आएगा तो पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही करिए कि वीडियो का लाइक वाला बटन दबा दीजिए और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगला टॉप लेवल का क्वेश्चन देखिए, यानी कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम है, इतना लंबा। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये उर्वशी बुटालिया के द्वारा लिखित है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल साथियों बिल्कुल वैसे ही सवाल लिए जैसे एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ नहीं यहां से 5 से 6 क्वेश्चन तो आप लोग साथियों देखेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आए थे? तो ये साथियों 1743 में भारत आए थे। कब? तो भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आए थे? तो 1743 में आए थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही है। यानी कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो सुभाष चंद्र बोस आपको बता देना है। उसके बाद देखिए करके समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किन्हें कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए, जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम है और यही समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ऊंटों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन आपको बताना है ऊंटों के बारे में कौन सा कथन गलत है। उनका गोबर सूखा होता है। देखिए बिल्कुल सूखा होता है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल साथियों, पानी बहुत कम पीते तो मूत्र भी बहुत कम करते हैं। उन्हें बहुत पसीना आता है। पसीना भाई बहुत अधिक कैसे आएगा? पानी जब कम पिएंगे। पानी तो होता ही नहीं, ना के बराबर रेगिस्तान में होता है। तो मैं कहूंगा वे स्थलीय आवासों में रहते, बिल्कुल स्थलीय आवासों में ही रहते। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो यही तो आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जब 1915 में
दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आने के बाद गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो यहां पर साथियों खाली जगह होगी यहां पर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो साथियों 1990 की अगर बात करें तो 1990 से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि 1932 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो आपको याद रखना है साथियों, यरवदा जेल में। कहां पर साथियों? यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको देखना है साथियों और बताना है कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। करके कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मोतीलाल नेहरू की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई थी? तो साथियों जापान के बीच लड़ी गई थी, यानी कि ब्रिटिश सेना थी और जापानी सेना थी। 1944 में लड़ाई हुई थी, इम्फाल की लड़ाई कहलाई गई थी। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो ओडिशा के साथियों जो एक तरीके से कोरापुट जिला है ना, इस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आवास बैंक, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक को भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो इनका नाम अदिति अशोक था और ये ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी अदिति अशोक। अगला सवाल देखिए, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी साथियों? 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें भारतीय संविधान का मतलब कौन सा अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्र शासित प्रदेशों। क्या साथियों? हाँ, कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 239 में क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से बारे में साथियों जानकारी दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 में। यह बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो कहां पर स्थित है साथियों? ये आपकी राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि जीका वायरस रोग मच्छरों की कौन सी प्रजाति के द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? तो ये एडीज इस प्रजाति का नाम है, मच्छरों की एक प्रजाति है एडीज। इसके द्वारा संचारित विषाणु के वजह से ही जीका वायरस नामक रोग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भू राजस्व की ताल्लुकदार प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, या रैयतवाड़ी प्रणाली या महालवाड़ी प्रणाली या मालगुजारी प्रणाली? तो सवाल जब आपके एग्जाम में पूछा जाए ना, तो रैयतवाड़ी प्रणाली आपको बता देना, यानी कि भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर
पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? प्यादा आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में साथियों हिंदी भाषा शामिल है। अगला सवाल कह रहे कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, असत्य आपसे पूछा जा रहा है तो हमें देखना होगा कि अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। बिल्कुल साथियों, मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध नीति के बाद विजय का त्याग कर दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, बिल्कुल सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया, ऐसा नहीं, तो यह गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आपका और हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो सुधा मूर्ति इनका नाम है और ये इस पुस्तक की लेखिका है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है? फाइलो, क्या साथियों? फाइलोक्विनोन इसका नाम है। फाइलोक्विनोन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फाइलोक्विनोन ये विटामिन K1 का रासायनिक नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 6 अप्रैल 1919 के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अगर बात करें साथियों, रॉलेट एक्ट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके ठीक है ना, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके, अब यहां पर खाली जगह है, उनके मोडिटू के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है, या ओडिसी या कथक या सत्रिय? तो मैं कहूंगा कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित जो सितारा देवी हैं ये उनके कथक क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, कथक से संबंधित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो लौह खनिज की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो जो मैग्नीज है ना, ये साथियों एक लौह खनिज है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये से अयस्क की बात करें, बॉक्साइट अयस्क की बात करें, तो ये किस धातु का अयस्क है? ये साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो गया साथियों? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया, ठीक है ना। अगर तांबा जो है ना, तांबा की अगर बात करें कि तांबा के भैया कौन कौन से अयस्क आपके बन सकते हैं, तो तांबा के भैया कौन कौन से अयस्क बन सकते हैं? एक तो आप लोग याद रखेंगे पाइराइट्स, क्या साथियों? एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे पाइराइट्स, ये हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों क्यूपराइट, क्या क्यूपराइट की अगर बात करें ये किसका है? तो ये भी तांबे का ही है, ठीक है ना। जस्ते की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जिंक ब्लेड, क्या ये किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड, तो ये जस्ते का अयस्क है। इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक कौन है साथियों? गिरीश कर्नाड है। कौन है? गिरीश कर्नाड ही वेडिंग एल्बम नामक के लेखक के, मतलब क्या लिखा हुआ है, नामक नाटक के लेखक हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये साथियों वाराणसी में मनाया जाता है। कहां पर? वाराणसी में। और वाराणसी को क्या कहा जाता है साथियों? वाराणसी को ही मोक्ष नगरी कहा जाता है। क्या मोक्ष नगरी कहा जाता है? ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, यानी कि 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो वही तो साथियों प्रतिरोध होता है। यानी कि 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, करके जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है साथियों? लूनी नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए करके कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसी को तो साथियों जड़त्व कहा जाता है। क्या? इसी को जड़त्व कहा जाता है। उसके बाद देखिए लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोधी वंश की संस्थापक की अगर बात करें, या लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों बहलोल लोधी की, तो बहलोल लोधी ने एक उपाधि धारण की थी, बहलोल शाह गाजी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि बहलोल शाह गाजी क्या
बहलोल शाह गाजी की उपाधि जो धारण की थी वो किसने धारण की थी? वो बहलोल लोदी ने धारण की थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और ये उपाधि धारण करने के बाद साथियों दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठे थे। ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोधी वंश की नींव तो मैंने आपको अभी बताया, तो बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। अगला देखिए, कह रहे कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री थोड़ी ना, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विंचुडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये कहां पर किया जाता है? ये गुजरात में किया जाता है। ये नृत्य कहां पर किया जाता है? विंचुडो नृत्य ये गुजरात में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो 1925 में तो साथियों काकोरी षड्यंत्र हुआ था, जिसका संबंध ट्रेन डकैती से था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है साथियों, यहां पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब। कहने कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं? तो किसके द्वारा साथियों? पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा ये लिखित हैं। और ये ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत हैं, एक तरीके से किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। उसके बाद देखिए अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु की रहने वाली है थी। तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और इनका जो परिवार था वो तमिलनाडु का रहने वाला था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन के बारे में आपको यहां पर बताना है। चलिए, यानी कि स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। सूर्य प्रकाशित वस्तु का उदाहरण है। लकड़ी का बॉक्स एक चमकदार वस्तु का उदाहरण है। तो मैं कहूंगा इसमें से जो वाक्य आपका सही है वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक फ्राइंग पैन जो है ना ये अपारदर्शी वस्तु है। क्या एक अपारदर्शी वस्तु है साथियों? ठीक है ना। और उसके अलावा स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि रचना दोआब, ठीक है, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो मैं कहूंगा अगर बात करते हैं साथियों रावी और चेनाब की, तो इन दो नदियों के बीच स्थित है रचना दोआब, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक की अगर बात करते हैं साथियों सांची से इनका संबंध है। कहां से? सांची से इनका संबंध है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो ये 1941 में भाग निकले थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से 1941 में भाग निकले थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है, या तीन फर्मों का, या चार या पांच फर्मों का। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों दो फर्मों का, ये आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो किस प्रकार की राजकोषीय नीति कहलाई जाती है? उसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है, संविदात्मक राजकोषीय नीति कहा जाता है, तटस्थता राजकोषीय नीति, या साथियों संविदात्मक और विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है उसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये तो साथियों भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ये स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों जो लेंडिया तालाब झील है ना, तो लेंडिया तालाब झील के दक्षिण में क्या स्थित है? लेंडिया तालाब झील के दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कौन ऐसा है साथियों? वन विहार, आप लोग याद रखेंगे वन विहार
राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। क्या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था? और सबसे अधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो साथियों यूपी था। कौन सा था? यूपी था। ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चलिए अच्छा, यहां पर एक आध चीज मैं आपको बता देता हूं, जो 2011 की जनगणना थी। क्या साथियों? 2011 की जनगणना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है इसका शुभंकर क्या था। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर आप लोग यहां पर याद रखेंगे, प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। क्या साथियों? एक तरीके से प्रगणक शिक्षिका। क्या? प्रगणक शिक्षिका की अगर बात करते हैं तो प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था? शुभंकर था। और इसका आदर्श वाक्य अगर पूछे 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या साथियों? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य था। ये जानकारी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या कौन सा क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो साथियों किसकी बात चल रही है? लघु कच्छ रण की बात चल रही है। लघु कच्छ रण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये साथियों 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में साथियों शुरू की गई थी। और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा साथियों ये योजना शुरू की गई थी। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि सालार जंग संग्रहालय ये किस शहर में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों हैदराबाद में। कहां पर है ये हैदराबाद में है। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि चाणक्य अशोक के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, या हर्षवर्धन के शासनकाल में, या बिंदुसार के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? तो आपको यह ध्यान रखना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? बताइए। तो किसकी बात चल रही है? रोहन बोपन्ना की अगर बात करें तो रोहन बोपन्ना यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये साथियों यहाँ पर आपने कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखे। मैं उम्मीद करूंगा साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर अगर रहे चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर देंगे, और एक प्यारा सा कमेंट साथियों एक बार छोड़ देंगे। भले जय हिंद का नारा एक बार लगाकर आप लोग छोड़ दें, ठीक है ना।